इंडियन क्रिकेट में क्रेडिट की लड़ाई चल रही है। हमारे कोच भाई साहब कहते हैं हमने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया, हमने आपको एशिया कप जितवाया। इतना तो मेरा बनता है कि भाई साहब हम घर में वाइट वॉश हो सकते हैं रेड बॉल क्रिकेट में। बताइए, ये कोच का स्टेटमेंट है जो वाइट बॉल को रेड बॉल से कंपेयर कर रहा है और अपनी अचीवमेंट बता रहा है। भाई साहब, चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की बनाई हुई टीम ने जीता था। एशिया कप एक बेहतर टीम थी जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है। हाँ ठीक है, वो एक बेहतर पारी आई थी तिलक वर्मा की बदौलत हमने एशिया कप जीता, लेकिन इस अचीवमेंट के बलबूते अगर आप घर में हारने का एक्सक्यूज दे रहे हो और कंपेयर कर रहे हो कि हम घर में वाइट वॉश कर सकते हैं, तो बहुत दशा जो है वो टीम इंडिया की बहुत ख़राब है रेड बॉल क्रिकेट में। और आने वाले कुछ दिनों में हम ये सब सारी चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि 30 नवंबर से आपका साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई सीरीज आ रही है जिसमें रोको विराट कोहली रोहित शर्मा की इनिंग्स देखने को मिलेगी। उसके बाद हम रेड बॉल क्रिकेट में क्या हुआ क्या हो रहा है सारी चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि अब तो आगे आने वाला 10 महीना न तो कोई रेड बॉल क्रिकेट है और न तो कभी किसी को WTC 2027 की टेंशन है। और रियली अगर मैं फैक्ट बताऊं ना, तो हम WTC 2027 से बाहर हो चुके हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब हमको अभी श्रीलंका में जाकर के 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, हमें न्यूजीलैंड का सामना करना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हमारे घर पर आएगी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने। और अब हमारे पास हालत ऐसी है कि हमारे पास टेस्ट क्रिकेट में कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन या गेंदबाज बचा ही नहीं है। वो बैट्समैन है ही नहीं जो स्पिन को खेल पाए, जो फास्ट बॉलर को खेल पाए। हम ऑलराउंडर के भरोसे बचे हुए हैं। खैर, टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरीके से वाइट वॉश सीरीज हुई है, उसमें इन 6 निकम्मे खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये ऐसे खिलाड़ी थे जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया गया, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया गया, आईपीएल की तर्ज पर इन लोगों को शामिल किया गया और आईपीएल का जो नतीजा था वो सारी दुनिया के सामने है। आईपीएल आपको T20 में टैलेंट दे सकता है, ओडीआई में दे सकता है। टेस्ट क्रिकेट इज ए टेम्परामेंट, वहाँ आपकी टेम्परामेंट का टेस्ट होता है। आप कैसे 5 दिनों तक उस मैदान पर खड़े रह सकते हो, आप कैसे बैटिंग में जा करके कम से कम आप 30 ओवर बल्लेबाजी कर सकते हो, ये आपका टेस्ट होता है। इसलिए इसका नाम होता है टेस्ट क्रिकेट। खैर, इन भाई साहब पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। साई सुदर्शन नाम है इनका। आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस देखा गया, डोमेस्टिक से किसी को कोई मतलब नहीं था। भाई साहब, लेग स्टंप की जाती हुई गेंदों पर ये आउट हो रहे थे इंग्लैंड में। ऐसा लगा कि इनको वापस डोमेस्टिक में भेज दिया जाएगा, फिर से ये बहुत अच्छा अपने आप को सुधार करके आएंगे, लेकिन नहीं। अगर इनकी पारी बात की जाएगी इंग्लैंड में 0-30, 61, 0, 38, 11, 7, एक वेस्टइंडीज के खिलाफ 87 रनों की पारी आई है। आप सोच सकते हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ इकलौती 87 रनों की पारी, उसके बाद फिर 39, 15 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और आगे तो कंटिन्यू आप देख ही रहे हो क्या हालत है साई सुदर्शन की बल्लेबाजी की। अगर अभी बात करेंगे सेकंड इनिंग में, तो 14 रनों पर ये आउट होकर के गया है। ये हम बात कर रहे हैं। खैर, ये 6 ऐसे निकम्मे खिलाड़ी हैं जिसमें आगे मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से खिलाड़ियों की क्या क्या गलतियां हैं। यहां पर आप देखेंगे यशस्वी जायसवाल। एक चीज़ ये कंफर्म हो चुकी है कि यशस्वी जायसवाल जिस सीरीज़ में नहीं चलेगा, बेहतर प्रदर्शन नहीं होगा, वहां हम मैच नहीं जीत सकते, वहां हम सीरीज़ भी नहीं जीत सकते। पिछले कई ऐसे सीरीज़ में यशस्वी जायसवाल की बैटिंग के पीछे हमारी टीम छिप गई है। जहां पर यशस्वी जायसवाल ने बेहतर परफॉर्मेंस किया, 150, 200 रन बनाया, वहां पर हमारी टीम जीती है या फिर किसी भी तरीके से मैच को ड्रॉ किया, वहां और सारे बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस छिप गई है। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया यशस्वी जायसवाल का इस सीरीज में नहीं चलना। उसके अलावा केएल राहुल भाई साहब की दूसरे नंबर पर अगर केएल राहुल की मैं बात करूंगा, तो केएल राहुल का ये परफॉर्मेंस रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 39-1 और 22-6, ये 4 इनिंग का परफॉर्मेंस है 2 मैचों में। उसके बाद कैच जो छूटा है वो अलग है। आप अगर सर्च करोगे तो केएल राहुल इस टेस्ट श्रृंखला में बहुत आसान से कैचेस शुरू में ही गिराए हैं, जिसकी बदौलत आज हमारी टीम इस मुकाम पर है कि जहां पर हम वाइट वॉश होकर के जा रहे हैं। भाई साहब, सबसे सीनियर खिलाड़ी थे
लोग कहा जाएगा कि हर एक बल्लेबाजों की रैंकिंग में बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस किया गया। इनके क्या चेंजेस हुए हैं? ये विराट कोहली के समय भी ओपन कर रहे थे और आज भी ओपन कर रहे हैं, फिर भी परफॉर्मेंस इस कदर खराब है कि मतलब अब क्या ही कहा जाए। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप 36 की एवरेज से बल्लेबाजी कर रहे हो, इनका एवरेज जो है वो 36 है पर मैच के हिसाब से अगर निकाला जाए। खराब टीमों के खिलाफ केएल राहुल बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अच्छी टीम आती है केएल राहुल वहां गायब हो जाते हैं। 36 की एवरेज से टेस्ट मैच खेलने वाला बल्लेबाज आपकी टीम में बना हुआ है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक है कि हम नहीं जीत सकते हैं कोई भी श्रृंखला या कोई भी मैच। आगे बात कर लेते हैं ये भाई साहब ध्रुव जुरैल की। पिछले साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ 132 रनों की नाबाद पारी थी, 127 रनों की नाबाद पारी थी साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ। उसी पारी की बदौलत इनको शामिल किया गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में, क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड थे, कोई एक बल्लेबाज चाहिए होता है। ये पारियां हैं कुछ इनकी 14-13-0-2, जितना मतलब नीचे गिर सकता था उतना नीचे गिरा है। भाई साहब यंग हो, अपॉर्चुनिटियां मिली हैं, उसका फ़ायदा उठाओ। टीम को ज़रूरत है आपकी और आप ज़रूरत पर दगाबाजी करके जा रहे हो। ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। बहुत टैलेंट पड़ा हुआ है हमारे डोमेस्टिक में। अगर बात किया जाए तो ये इनका फ्लॉप होना सबसे बड़ा सेटबैक था टीम इंडिया के लिए कि ध्रुव जुरैल पूरी तरीके से फ्लॉप है। साई सुदर्शन आपका फ्लॉप है। साई सुदर्शन की पिछली कई इनिंग्स की बल्लेबाजी अगर आप देखोगे तो आपको तरस आएगा साई सुदर्शन पर कि इस बल्लेबाज को हम ढो रहे हैं, ये इस काबिल है ही नहीं कि ये टीम इंडिया में रह सके या ये टेस्ट क्रिकेट खेल सके। आप इससे ऋतुराज का कंपैरिजन कर सकते हो, क्या टैलेंट है ऋतुराज। सरफराज खान को आप बाहर कर दे रहे हो। अभिमन्यु ईश्वरन का चेहरा आपको पसंद नहीं है, वो नहीं आ सकता है। हर खिलाड़ियों का अपना अपना पीआर लगा हुआ है, हर खिलाड़ियों के पीछे उनका पीआर काम कर रहा है और उस पीआर की बदौलत अजीत अगरकर एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी का हेड बना हुआ है जिसमें वो अपनी पूरी मर्जी करता है। उसमें आपको टैलेंट से कोई मतलब नहीं है कि आपके टैलेंट क्या है, आपने डोमेस्टिक में क्या किया है क्या नहीं। आप 2-4 आईपीएल बढ़िया खेल जाओ, आपकी आईपीएल की जो फ्रेंचाइज आपको सपोर्ट करती है, बैक सपोर्ट मिलता है और आप सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाते हो, आप इंटरनेशनल में डेब्यू कर लेते हो। उसी का एक जीता जाता उदाहरण ये है। ऑस्ट्रेलिया की पिछली सीरीज जो हम कभी ऑस्ट्रेलिया में जीते थे, गाबा का घमंड तोड़े थे, उसके बाद ऋषभ पंत की कोई एक ऐसी पारी आपको याद होगी जहां पर इन्होंने कुछ कारनामे किए हो। अगर इन्होंने 50 या 90 या 100 भी बनाए होंगे तो उसमें कम से कम 2 से 3 इनका तो जीवनदान रहा होगा, या सामने वाली टीम ने अपॉर्चुनिटी इनको दी होगी कैच छोड़ करके या किसी तरीके से। एक फ्रेश बिना जीवनदान के अगर कोई एक पारी याद हो ऋषभ पंत की तो आप बताओ। यहाँ पर अब जीवनदान नहीं मिला क्योंकि टीम बेहतर थी, वो कैच छोड़ना ही नहीं जानती, वो आपको फील्डिंग पर बहुत पीछे कर दे रही थी। तो आपका जो फ्लॉपियर है वो कंटिन्यू आपके साथ चल रहा है। आप साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ गए बल्लेबाजी करने, वहाँ पर आपने बहुत बेहतर नहीं किया था लेकिन ठीक था, चलो उस मुकाबले आदमी सोचा कि भाई साहब ये बेहतर बैट्समैन एज ए कीपर है, लेकिन कीपिंग में तो खैर कोई कमाल है ही नहीं इनका। बल्लेबाजी तो भगवान भरोसे चल रही है ऋषभ पंत की। हमारा तो एक ही स्टाइल है ऋषभ पंत का, ये स्टाइल है, ऋषभ पंत छक्का मारता है, कमेंटेटर खुश। भाई इतनी चापलूसी करने की क्या ज़रूरत है कमेंटेटर्स को? अरे चरण धो करके पी जाओ इसकी। ऋषभ पंत का यही स्टाइल है, यही स्टाइल से वो शतक बनाएगा, इसी स्टाइल से टीमें डरती हैं। भाई हम टीमों को डराने के लिए नहीं खेल रहे हैं, हम सीरीज जीतना चाहते हैं, हम मैच जीतना चाहते हैं, उस वजह से ऋषभ पंत खेल रहा है। इतने ही शौक है ऋषभ पंत के छक्के और चौके से तो T20 में डेब्यू करे ना, आए T20 में जगह बनाए अपनी, लेकिन वहाँ नहीं बन सकती है क्योंकि सबको पता है क्या टैलेंट है ऋषभ पंत के अंदर। उसके बाद नंबर आता हमारे गेंदबाजों का, कुलदीप यादव का। कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा उस पिच पर फ्लॉप साबित हो रहे हैं जहां पर आपको हार्मर पूरी तरीके से हार्म कर दे रहा है, 6-6 विकेट लेकर के जा रहा है। हार्मर की गेंदबाजी की बात करेंगे, पहले मैच में 4, पहले मैच के पहले इनिंग में 4, दूसरे इनिंग में फिर 4,
दूसरे मैच की पहली इनिंग में 4, दूसरे मैच की दूसरी इनिंग में 6 विकेट, कुल 17-18 विकेट बंदा ये लिया है। ये 2 मैचों की 4 इनिंग की पूरी जो गेंदबाजी रही है उसमें 17 विकेट लेकर के ये इंडिया में जा रहा है, इंडिया से जा रहा है हार्मर। ये डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस है, 1000 विकेट डोमेस्टिक में है हार्मर का। और हमारे गेंदबाज लल्लू पंजू, कुलदीप यादव से विकेट नहीं निकल रही है। वाशिंगटन सुंदर को बॉलिंग कब करवाना है ये कोच और कप्तान को भी पता नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी को हमको किस वजह से खिला रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। ये नीतीश कुमार रेड्डी है भाई साहब। MCG मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एक शतक छोड़ दीजिए, वो भी मैच हम श्रृंखला बहुत बुरी तरीके से हारे थे, वो गौतम गंभीर का बहुत बड़ा फेलियर था। वहाँ पर एक शतक बनाया था, उस शतक को अगर छोड़ दिया जाए तो ये नीतीश कुमार की बल्लेबाजी है, नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी है। 1-0-4-1-1 30-13 43 10-3 ये नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी है। अब आप सोच सकते हैं इस अगला, हाँ, एक 3 के बाद 0 भी आ रहा है, सेकंड इनिंग में 0। ये नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी, और इस बल्लेबाजी की बदौलत हम सोच रहे कि नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो बहुत बड़ा ऑलराउंडर है टीम इंडिया के लिए। ये ऑलराउंडर है जो हमें मैचेस जिता करके देने वाला है। अगला ये भी है, जितने प्लेयर्स दोषी है उतना खुद कोच भी दोषी है। कोच की भी बहुत बड़ी गलती है, ना तो आप किसी प्लेयर को टिकने दे रहे हो ना टीम को टिकने दे रहे हो। अपनी वाहवाही, अपना PR लगा हुआ है। चीज़ें अपनी हिसाब से घुमानी है, चीज़ें अपनी हिसाब से लोगों के माइंड में डाल देना है। अपनी वाहवाही, अपने मियाँ मिट्ठू बनना। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, हमने एशिया कप जीता है, तो हम तो रेड बुल क्रिकेट हार ही सकते हैं, इतना तो हमारा हक है। ये भाई साहब, इनकी कभी हिस्ट्री निकाल करके मैं आऊँगा, उसके बाद मैं वीडियो में बताऊँगा कि इनकी अभी तक की हिस्ट्री क्या रही है इंडियन क्रिकेट के इतिहास में। कमेंट कीजिएगा आपको क्या लगता है, कौन कौन से और प्लेयर्स दोषी है टीम इंडिया की व्हाइट वॉश में, वो कमेंट करके बताइए।